सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी में जो हमारे पास ट्रेंड रहता है वो ट्रेंड समझना थोड़ा सा आपके पास टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग सभी चीजों को आज साथ साथ सीखोगे तो आपको हर एक चीज समझ भी आएगी। और हमारे पास इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं जो बच्चों ने नहीं देखे डी एंड एफ ब्लॉक के, वो आप जाकर के देख सकते हो पुरानी वीडियोस में। तो चलो, आज का जो टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर हम लोगों को आयनाइजेशन इंथैल्पी डिस्कस करनी है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर ट्रेंड की बात करी जाएगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो ट्रेंड है, उससे पहले हम लोगों को एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी के लिए पहले बात कर लेते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है। देखो, आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कि हम लोग कितनी मिनिमम एनर्जी देंगे किसी भी एक गैसियस एटम को, जिससे कि वो अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास वहां से रिमूव हो जाएगा। इट मींस कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, लेकिन यहां पर एक टर्म यूज हो रही है जिसका नाम है आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से नहीं निकालना है, कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो आपके पास गैसियस एटम से निकले। ठीक है, वो आपका जो एटम है वो एटम आपके पास सॉलिड फेज वाले एलिमेंट का नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? गैसियस फेज का। देखो, अब इसमें होता क्या है, जैसे आप कोई भी एटम लेकर के आते हो, अगर वो आपके पास गैसियस फॉर्म में नहीं है तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं उस सॉलिड मेटल को इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दूंगा। सब्लिमेशन पता है आप लोगों को? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन आपके पास एक प्रोसेस होता था जिसमें हम लोग सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर लेते थे? गैस में। तो अगर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दी जाए, मतलब इतनी एनर्जी दी जाए जिससे कि ये जो सॉलिड मेटल एटम है ये किस में कन्वर्ट हो जाए? अपने पास गैसियस मेटल एटम में। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या फिर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब आ गया आपके पास ये जो मेटल है ये अपने गैसियस स्टेट में आ गया। इसके बाद इसको क्या मिलेगी? इसके बाद इसको मिलेगी यहां से अपने पास इंथैल्पी। कौन सी इंथैल्पी है ये? आयनाइजेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं आयनाइजेशन इंथैल्पी। जब आप आयनाइजेशन इंथैल्पी देते हो तो ये जो मेटल आयन था अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो मेटल एटम था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में। और यहां से अपने पास क्या रिमूव हो जाएगा? अपने पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी मिली और आयनाइजेशन एनर्जी मिलने के बाद जो गैसियस मेटल एटम है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके पास आयन में। तो देखो, होगा क्या कि आप एक बारी में ना एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। वैसे आप लोगों ने जो चीज है वो 11 पे भी पढ़ी हुई है, बट इसको समझना फिर से जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इस बार आपको कई नई चीजें इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएंगी। तो अपने पास जो एनर्जी है वो आप एक एक करके दोगे। अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहली बारी में आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही जाएगी। अब कोई कहते हैं कि नहीं, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, मेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए तो आपको एनर्जी एक के बाद एक सप्लाई करनी पड़ेगी और इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये अपने पास सक्सेसिव नेचर में होती है। सक्सेसिव का मतलब है कि एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी एनर्जी एक साथ दे दो और 3-3, 4-4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक के बाद एक करेंगे। तो आपने यहां पर पहली आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी देने पर क्या हुआ? ये जो मेटल एटम था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मेटल आयन में। 1 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक काम करते हैं, इसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, सेकंड। अब अगर आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो ये जो M पॉजिटिव था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? M2 पॉजिटिव में। और फिर एक इलेक्ट्रॉन और बाहर आ गया यहां से। ठीक है, और ऐसी अगर एक बार और आयनाइजेशन एनर्जी लगा दी जाएगी, इसको हम एक बार और आयनाइजेशन एनर्जी दे देंगे तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा M3 पॉजिटिव गैसेस और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर आ गया। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी अपने पास सक्सेसिव नेचर की होती है। उसका मीनिंग ये रहा आपके सामने। देखो, अब हम लोगों को इस चैप्टर में जिस चीज पे फोकस करना है वो होगा ट्रेंड। किस चीज का ट्रेंड? आयनाइजेशन एनर्जी का। कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो कैसा रहता है, पहली सीरीज में कैसा होता है, सेकंड में, थर्ड में। और ट्रेंड में भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इनके ट्रेंड जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, अभी उसकी भी बात करते हैं। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करी जाए कि जो आपके पास ये आयोनाइजेशन एनर्जी है चेंज कैसे होती है, सिंपल सी बात है, आपके पास मेटल एटम जितना बड़ा होगा उतनी कम एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां पर साइज ज्यादा है वहां पे आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड रहता है न्यूक्लियस से। ठीक है, जितना दूर रहेगा हमारे लिए उतना फायदा है। जब आप पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हो तो अपने पास जो साइज है वो क्या होने लग जाते हैं? एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होने लगते हैं। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटा एटॉमिक साइज है वो मेरे को पीरियड के सबसे एंड में मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि भाई जहां पे साइज छोटा है, जहां पे साइज छोटा है वहां पर आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे हाइयर न्यूक्लियर पुल लग रहा होगा। ठीक है, हाइयर या फिर मैक्सिमम कह सकते हो आप। यहां पर न्यूक्लियर पुल बहुत हाई है। किस पर बहुत हाई है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे।
तो अपने पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला न्यूक्लियर पुल सबसे ज्यादा वहां पर रहेगा जहां पे साइज सबसे छोटा है, और साइज सबसे छोटा कहां पर है? पीरियड के एंड में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं पीरियड में आगे की तरफ बढ़ता हूं तो साइज छोटे होते हैं, और इससे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? अपने पास इंक्रीज करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये हम लोग कह सकते हैं कि एक पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ा जाएगा तो अपने पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये क्या करने लग जाएगी? ये इंक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज करती है। लेकिन ये तो बात हो गई जनरल स्टेटमेंट की। अब केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री में जनरल स्टेटमेंट चलते नहीं है। जहां जनरल स्टेटमेंट आप समझने की कोशिश करोगे कोई एक्सेप्शन आपके सामने निकल करके आ जाता है, और इनऑर्गेनिक में तो एक्सेप्शन ज्यादा रहते हैं। तो जो जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड को अगर आप पढ़ करके आंसर दोगे तो आपके जो आंसर से ज्यादातर जगह फेल हो रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है जहां पे एक्सेप्शन बड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये तो था अपने पास एक जनरल ट्रेंड। पहले जनरल ट्रेंड को देखते हैं, अब इसके बाद चलेंगे स्पेशली हमारे पास जो डी सीरीज है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीरीज है, सबकी आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे कि इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, या पहले इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, जो भी ट्रेंड अपने पास रहता है। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो सबसे पहली सीरीज होती है हमारे पास, जो स्कैंडियम से शुरू होती है, अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड में क्या लिखा हुआ है? ट्रेंड में यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो पीरियड में तो क्या होती है? ये अपने पास ये पहले इंक्रीज होती है। ये अपने पास जो पहली वाली कॉलम बनी हुई है यहाँ पे, ये पहली वाली कॉलम क्या है? ये आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है। किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज की, जो अभी तक आपने पढ़ी है। देखो पहले 31, 61 है, पहले बढ़ा फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद कम हो रहा है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, और लास्ट में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो यहां पर आप कोई एक आंसर दे नहीं सकते हो। और प्रॉब्लम क्या है? अचानक से जब जैसे आप जिंक पर पहुंचे, जिंक पर तो एक्सेप्शनली हाई हो गई। इससे पहले जो डिफरेंस है ना इन सबके बीच में, वो ज्यादा नहीं है, कुछ खास डिफरेंस है नहीं। ठीक है, लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे 745 से 908 जो कॉपर से जिंक है, वहां पर जो डिफरेंस है अचानक से बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे अब ये चीजें हो क्यों रही है? मतलब यहां पर भी हम लोग कोई एक आंसर क्यों नहीं दे पा रहे कि भाई अगर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, साइज छोटे हो रहे हैं, तो फिर ये इंक्रीज ही क्यों नहीं हो रही है? पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर अचानक से इंक्रीज कर जा रही है। तो देखो अब इसके पीछे जो आपको रीजन इस बार पढ़ना है उसको आप ध्यान से समझना आप लोग आगे। इसमें हमारे पास जो डी ब्लॉक का ट्रेंड है, आप लोग पहले यहां पर ये ट्रेंड पढ़ सकते हो, जो यहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, देखो आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे पहले आप ये देखो कि आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे। हमारे पास जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास एक तो होती है आउटर मोस्ट शेल और एक होती है इसकी पेनल्टीमेट। ठीक है, n-1d और ns। मुझे बताओ कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं ns में से निकालूंगा या n-1d से निकालूंगा? इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां से जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां से जाएगा? ns में से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा? हमेशा ns में से। d का इलेक्ट्रॉन आप तब तक नहीं छेड़ सकते हो जब तक आपके s के इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं हो जाते। ठीक है, अब ये जो d है ना, सारी प्रॉब्लम ये d कर रही है, क्योंकि ये जो d है, ये d कभी हाफ फिल्ड होगी, कभी ये d फुली फिल्ड भी होगी। ठीक है, मतलब कभी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 5 भी होंगे, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और यही जो डी है, यही डी आपके पास ये जो बाहर वाली एस है, इसको क्या करेगी? न्यूक्लियस से शील्ड करेगी। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट दिखाने का काम भी किसका है? ये जो हमारे पास पेनल्टीमेट शेल है, एनएस के अंदर जो पड़ने वाली n-1d है। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर 4s है तो 4s के अंदर क्या पड़ रही होगी? अपने पास 3d। ठीक है, ये 3d यहाँ पर शील्ड कर रही होगी। देखो अब इस चीज को आप समझना, जो मैं आपको यहाँ पर अब आगे पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें जो आपके पास इरेगुलरिटी है। ठीक है, या चलो इरेगुलरिटी से पहले मेरे को बताओ कि ये जो यहाँ पे आपको बताया गया है, समझ आया? जो शील्डिंग बताई गई यहाँ पर, देखो ध्यान रहे, अगर आपके पास शील्डिंग अच्छी है तो शील्डिंग अच्छी होने से क्या होगा? शील्डिंग अच्छी होने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर पुल कम लगेगा, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन ले जाना आसान है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर अपने की पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर पुअर शील्डिंग है तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले पुअर शील्डिंग के केस की। अगर आपके पास शील्डिंग पुअर है तो पुअर शील्डिंग से क्या होगा? जो न्यूक्लियर पुल था किसके ऊपर लगने की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा न्यूक्लियर पुल। मुझे बताओ अगर न्यूक्लियर पुल आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा पुअर शील्डिंग के कारण, वो ज्यादा होगा या कम होगा? वो ज्यादा होगा। न्यूक्लियस आसानी से देख सकता है आपके इलेक्ट्रॉन को। तो अब अगर शील्डिंग पुअर है तो आपका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की पहुंच में, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, वो आपके इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाने देगा। तो इसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी ना क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएंगी।
ठीक है, न्यूक्लियर पूल जितना अच्छा पड़ेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने में। ठीक है, ये सिंपल अपने पास वैसे ही होता है जैसे आपके पास लास्ट में जो बेंचेस होती हैं वहां पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड बाहर से आ जाए दूसरी क्लासरूम से और वो आपको बुलाए कि भाई बाहर आ जा, टीचर तो वैसे ही पढ़ा रहा है, वो तो देख नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप से निकल जाओगे। ठीक है, और टीचर को नहीं पता चलेगा। अब क्यों नहीं पता चल रहा है टीचर को? क्योंकि जो पहले रोज लगी हुई है वहां पे बच्चे ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, टीचर का पूरा ध्यान किस पे है? जो आगे वाली रोज है। ठीक है, लास्ट वाली तक उसका ध्यान नहीं क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि इन्होंने शील्ड कर रखा। तो वो बच्चा जो है वो इजिली बाहर चला गया, तो उसके दोस्त को कम से कम मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, लीस्ट एफर्ट लगाना पड़ा और उसका जो फ्रेंड है वो बाहर भी आ गया और वहां से चला भी गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूं कि जो बच्चे थे वो बैठ तो रखे अंदर, पर थोड़ा सा स्प्लिट होके बैठ रखे हैं। बच्चे उतने ही बट स्प्लिट होके बैठ गए, थोड़ा दूर दूर है। तो अब टीचर जो है लास्ट वाली बेंच पे देख सकता है, और अगर बाहर से कोई बच्चा उस बच्चे को बुलाने आता भी है लास्ट वाले बेंच वाले को, तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि टीचर दोनों को ही देख रहे हैं। ठीक है, या जाएगा भी तो उसको एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, जैसे टीचर मुड़े कि मैं भाग जाऊं। ठीक है, तो इस बार एफर्ट जरूरत से ज्यादा लगा। क्यों लगा इस बार एफर्ट जरूरत से ज्यादा? क्योंकि जो शील्डिंग थी वो हो तो रही थी, पर वो शील्डिंग कैसे नेचर की थी? अपने पास पुअर नेचर की शील्डिंग थी, पुअर। तो पुअर शील्डिंग से जो न्यूक्लियर पूल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो अच्छा पड़ता है, और आयनाइजेशन एनर्जी इससे क्या हो जाती है? अपने पास इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए जो आपको इरेगुलरिटी पढ़ाई जाएगी, देखो इरेगुलरिटी में आपको क्या बोल रहे हैं, यहां पे इस चीज को नोट करना, आप लोग इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? NS में से, आउटर मोस्ट। जैसे अगर 4s और 3d है, तो 4s और 3d में से आप इलेक्ट्रॉन कहां से ले जाओगे? अपने पास 4s में से ले गए। कह रहे हैं कि 4s में आपके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर? 2 ही तो होते हैं। और 3d कहां होती है? 3d तो अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पहले s से बाहर जाता है, 4s से बाहर जाता है, क्योंकि 4s बाहर है। जैसे इस पे जो एक इलेक्ट्रॉन छूटता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ये खुद को ना डी में भेज देता है, अपने आप ही डी में चले जाता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है ये ऐसा कर रहा है एनर्जी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब बड़ी बात आती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी है क्या और ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रहे हैं, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, जैसे किसी की कंफिगरेशन अपने पास 4s2 3d 6, चलो 4s2 3d 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी कंफिगरेशन क्या रह जाएगी? 4s1 3d 6। अगर आप 4s2 3d 6 की बात करोगे तो ये आयरन की कंफिगरेशन है। ठीक है, इससे पहले आयरन जो है, आयरन की कंफिगरेशन यही होती है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयरन की कंफिगरेशन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होनी चाहिए? 4s1 3d 6 होनी चाहिए। बट आयरन 1 पॉजिटिव की कंफिगरेशन ना ये होती नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, ये वापस किसकी तरफ भाग जाता है? डी की तरफ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी के लिए। और आज आप देखना कि अब ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी है क्या और ये कैसे होता है। देखो अब इस चीज को आप ध्यान से समझना। देखो अब आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी समझाता हूं, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी है क्या। इसके लिए आयरन का एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, आयरन के लिए आप ध्यान से समझना जो आपको चीज बताई जा रही है। आयरन की कंफिगरेशन क्या होती है? सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास? 26। Z इक्वल्स टू 26 एटॉमिक नंबर है इसका, और इसकी कंफिगरेशन है आर्गन 4s2 3d 6। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए ये एग्जांपल यहां पर उठाया गया है। आपने जब आयरन को पहली आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी मिलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? अपने पास आयरन 1 पॉजिटिव में, आयरन पॉजिटिव है ये, तो इसकी कंफिगरेशन कितनी छूटी? 4s1 3d 6। अब ये तो वो बात है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, एक्सपेक्ट करने का मतलब है आपके हिसाब से होनी चाहिए थी, बट पता है इसकी एक्चुअल कंफिगरेशन क्या होती है? इसकी एक्चुअल कंफिगरेशन होती है 4s0 3d 7। इसका मतलब है इसका जो एक इलेक्ट्रॉन एस में है ना, जो आपको 4s में देखने को मिल रहा है, ये जंप करके कहां चला गया? डी में, और 3d 6 को क्या बना दिया उसने? 3d 7। लेकिन अब ये हुआ कैसे और ये क्यों हो रहा है? ठीक है, बड़ी बात इसमें जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है, इसमें ना कोई मेरे को हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन दिख रही है। क्या यहां पर कहीं D5 बन रहा है? नहीं, यहां तो D5 भी नहीं बन रहा। क्या यहां पर D10 बन रहा है? ये तो D10 भी नहीं बन रहा, ये तो D7 बन रहा है। कोई ऑड कंफिगरेशन है जबकि ये, तो इससे स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है और ये जा कैसे रहे? देखो ऐसा क्यों किया गया है, अब उसके पीछे आप रीजन समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने पास एनर्जी रीऑर्गेनाइजेशन ये है क्या? देखो ध्यान से समझना। जो अपने पास आयरन था, इस आयरन की कंफिगरेशन हम लोगों ने लिखी थी आर्गन 4s2 3d 6। फिर आपने कहा कि हम आयरन से बना रहे हैं Fe पॉजिटिव, उसका एक पॉजिटिव आयन, तो इसकी कंफिगरेशन होगी आर्गन 4s1 3d 6। होता क्या है अपने पास, ये जो आप 4s और 3d देख रहे हो ना, अब अपने पास जो 4s और 3d है वो नियरली सेम एनर्जी लेवल पर आ गए हैं। ठीक है, इसमें
दे हैव नियरली सेम एनर्जी। लेकिन ये हुआ कैसे? ठीक है, ये हो कैसे रहा है कि ये जो 4s और 3d इनकी एनर्जी सेम हो रही है? सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए 4s और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं 4s की और 3d की बात करूंगा तो एनर्जी वाइज वैसे तो 4s और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है अपने पास? सीधी सी बात है 3d की। कौन से रूल से निकलता था ये अपने पास? n+l रूल से। n+l रूल से इसकी कितनी आएगी? 4 + 0 4, और अगले वाले के लिए n+l कितना आ जाता था? 3 + 2 5। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल, यहां पर भी प्रिंसिपल प्लस एजीमुथल, तो उसके लिए 5 आ जाएगी, इसके लिए अपने पास ये 4 निकल करके आ जाएगी। अब इस चीज को आप देखो कि अपने पास ये जो एनर्जी है, पहले 3d की एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा थी आपके पास? यहाँ किसकी एनर्जी कम थी अपने पास? 4s की कम थी। 3d की ज्यादा है, 4s की कम है। लेकिन जैसे ये 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना, अब आप समझना प्योर कॉन्सेप्ट, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसकी एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। n+l का जो रूल है, n+l का रूल सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाया गया था? बताओ किस लिए बनाया गया था n+l का रूल? इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। किसमें? आपकी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसको जाएगा, ये उसके लिए है। अब आते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हैं ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, तभी आपको आंसर मिल पाएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी का। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर कौन बैठा होगा अपने पास? इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहली चीज जिसपे डिपेंड करती है वो होता है अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उससे आपके पास जो एनर्जी हो सबसे बड़े फैक्टर से इंफ्लुएंस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पे सबसे हाईली डिपेंड करती है किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी। सेकंड फैक्टर जिसपे डिपेंड करता है वो होती है अपने पास रिपल्शंस। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस हाई है ना, हाई रिपल्शंस होने का मतलब है कि क्या हो रहा होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को यहां पर धक्का दे रहे होंगे बाहर की तरफ, अगर आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है किसी ऑर्बिटल में, तो इससे क्या होता है? इससे जो ओवरऑल एनर्जी है वो डिक्रीज करने लग जाती है। और जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं असलियत में वो कौन सी एनर्जी है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या करने लग जाती है? डिक्रीज करने लग जाती है, क्योंकि सिस्टम में रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा हाई हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो उससे आपके पास एनर्जी क्या करने लगेगी? डिक्रीज। अब आते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो कि आपको डी सीरीज में सबसे ज्यादा काम आएगा। इसका नाम है शील्डिंग एंड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, शील्डिंग तो शायद सभी को पता हो, लेकिन क्या आप लोग पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के बारे में जानते हो? पेनिट्रेटिंग या फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट है क्या? चलो पहले मैं शील्डिंग बता देता हूं, फिर पेनिट्रेशन की बात करेंगे। देखो शील्डिंग से क्या होगा? शील्डिंग से अगर आपके पास जो शील्डिंग है ये दो नेचर की है, कौन कौन सी? पुअर शील्डिंग, और एक है अपने पास इफेक्टिव शील्डिंग। अगर शील्डिंग पुअर है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा कम होगा? अगर शील्डिंग पुअर है तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो पुल लग रहा है वो कैसा रहेगा मेरे पास यहां पर? ज्यादा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले शील्ड नहीं कर पाए, उसने बाहर वाले को देख लिया। तो मैं लिख सकता हूं हाइयर न्यूक्लियर पुल। और मुझे सिर्फ आउटर मोस्ट को देखना है, क्योंकि भाई यहां पे सारा खेल चल रहा है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। इनर की हम लोग बात नहीं करेंगे, आउटर मोस्ट की। पुअर शील्डिंग से जो न्यूक्लियर पुल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा लगेगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अगर आपके पास पुल ज्यादा हो जाएगा तो इससे जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है अपने पास यहां पर? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्या कर जाएगी अपने पास? इंक्रीज कर जाएगी, अगर न्यूक्लियर पुल हाई है तो। चलो अपने पास ये जो न्यूक्लियर पुल था, मैंने बोला था कि अगर आपके पास न्यूक्लियर पुल हाई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अगर न्यूक्लियर पुल ज्यादा लगेगा तो इससे जो अपने पास ओवरऑल एनर्जी है उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये लेसर एनर्जी में रिजल्ट करेगा। और अगर आपके पास शील्डिंग अच्छी है, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, तो क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक क्या न्यूक्लियस का पुल पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो न्यूक्लियर पुल है ना, ठीक है, वो मेरे पास क्या कर रहा है? वो कम पड़ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो आप कह सकते हो लोअर या लेसर न्यूक्लियर पुल। और किस पर लगना चाहिए न्यूक्लियर पुल अपने पास?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम न्यूक्लियर पूल लग रहा है तो कहते हैं इससे जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है अपने पास ज्यादा। ये किस में रिजल्ट करता है अपने पास, हाई एनर्जी में रिजल्ट करता है। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। पुअर शील्डिंग है, शील्डिंग बेकार है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस देख सकता है, इसका मतलब है न्यूक्लियर पूल अच्छा खासा लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो उससे ओवरऑल एनर्जी क्या करती है, उसकी डिक्रीज करती है। मैं किसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, किसकी एनर्जी की बात हो रही है यहां पर, इलेक्ट्रॉन के। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्बिटल में बैठा कौन है अल्टीमेटली, ऑर्बिटल में बैठा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और अगर आपके पास शील्डिंग अच्छी है तो शील्डिंग अच्छी होने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या मैं कह दूं न्यूक्लियर पुल जो बाहर वाले तक पहुंचता है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और वो कम हो गया तो अब एनर्जी हाई हो गई, किसकी एनर्जी हाई हो गई, वही आउटर मोस्ट वाले की। ठीक है, वही जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हाई हो गई। अब देखो ये सारे फैक्टर्स को जब एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है ना, तो इससे अब आपको आंसर बनाना है यहां पर एनर्जी के लिए, और तब जाके आपको पता चलेगा ये जो रीअरेंजमेंट था या जो रीऑर्गेनाइजेशन थी एनर्जी की वो क्यों हो रही है। अब आपने जो आज तक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं उसके पीछे रीजन देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ना यहां पर कोई D5 बन रही है ना यहां पर कोई D10 बन रही है, बट उसके बावजूद ये स्टेबल है। देखो होता क्या है, अगर आप D5 जैसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, अगर मैं आपसे D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो D5 का मतलब है कि D में टोटल्स कितनी ऑर्बिटल्स हैं अपने पास, 5, और पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स कैसी हैं अपने पास, यहां पर सिंगली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। अगर ये आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड है तो अपने पास यहां पे क्या देखा जाता था, ये आप लोगों ने 11 में पढ़ रखा है, इसको कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जगह बदल सकता है। तो मैं देखता हूं कि यहां पर ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इस तरीके से अगर आप यहां पर कॉम्बिनेशंस निकाल करके आओगे तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेंगे ना एक्सचेंज एनर्जी के लिए, वो कहां पर मिल पाएंगे, जब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, D5। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है अपने पास, ये एक्सचेंज एनर्जी। तो D5 पर जो एक्सचेंज एनर्जी है ना वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। यहां पर आपको मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी। आप गिन भी सकते हो, ये नंबर ऑफ एक्सचेंजेस गिन सकते हो। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर आप इनको गिनोगे तो अपने पास मैक्सिमम सबसे ज्यादा निकल करके आएंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, जहां इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन D5 है, अब D5 के बाद किसकी बारी आनी है, D6 की बारी आनी है, फिर D7 है, ऐसे आप आगे बढ़ते हुए चलोगे। और अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से अपने पास अरेंजमेंट है D6 का, तो D6 में क्या होगा, D6 में तो आपकी जो पहली ऑर्बिटल है वो पेयर हो गई ना, और जहां पेयरिंग हुई एक्सचेंज खत्म हो जाता है, जहां पेयरिंग हुई एक्सचेंज बंद हो गया। तो अब जो एक्सचेंजेस है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वो पहले से कम हो गए, और इसके बाद अगर D7 पे आ जाऊंगा तो वहां पर एक्सचेंज और कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी पेयरिंग हो गई होगी। ठीक है, तो अपने पास ये सारे तरीके होते थे। जो अब तक आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते आए हो उसके पीछे असलियत में रीजन क्या होता था, एक्सचेंज एनर्जी। पर आज हम एक्सचेंज एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम इस वाले एनर्जी की बात कर रहे हैं जो आपको यहां पर पढ़ाया गया है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे आपको आंसर देना है वहां पर अब, कि वो हुआ क्यों। देखो अब आप इसको आयरन के लिए समझना। अब चलते हैं आयरन के पास कि आयरन में हो क्या रहा है। देखो आपके पास जो आयरन था, आयरन में आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें बचा हुआ था, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा 4s में। तो मैंने क्या बोला कि आपने ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो ये 4s में है, 4s आपके पास आउटर मोस्ट है। ठीक है, 3d उससे पहले पड़ रही है। अब 3d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए यहां पर, 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रखे हुए तो इसका मतलब शील्डिंग तो अच्छी हो रही होगी, ये मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि डी आपके पास हाफ फील्ड से ज्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर शील्डिंग इफेक्टिव है तो मुझे बताओ जो 4s का इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर पूल कम लग रहा होगा या ज्यादा लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। और अगर उस पर कम न्यूक्लियर पूल लगा है तो उससे उसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। उससे उसकी एनर्जी क्या हो गई, अपने पास ज्यादा हो गई। इसीलिए पहले एनर्जी किसकी ज्यादा थी, देखो अगर N+L रूल से देख रहे थे तो एनर्जी ये होती थी, बट ये फिल करने के लिए होती थी। बट जैसे ही आपके पास बाहर वाले की एनर्जी हाई हुई, इसके कारण क्या हुआ, इस केस में 4s एंड 3d इनकी एनर्जी कैसे निकल करके आ गई मेरे पास, नियरली सेम निकल करके आ गई एनर्जी, नियरली सेम। अब ये इस वजह से भी हो रहा है, ये जो आपके पास 3d6 है ना, जो d6 है, इस पे पता है क्या हो रहा है, ये d6 पे इसकी एनर्जी उल्टा कम होने लग गई। ठीक है, इसकी एनर्जी क्यों कम होने लग गई, देखो एक तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन d6 है, कोई हाफ फील्ड है नहीं है, तो एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर आप हटा दो। अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे ज्यादा है, तो इससे ना रिपल्शंस बढ़ रही है। ठीक है, इससे क्या हो रही थी, यहाँ पर रिपल्शंस बढ़ रही है।
तो रिपल्शन बढ़ने से जो ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या करने लग गई, अपने पास डिक्रीज करने लग गई, क्योंकि दो एनर्जी एक साथ काम कर रही है। कौन सी एनर्जी काम कर रही है मेरे साथ एक साथ? दो। कौन कौन सी करेंगी बताओ? एक तो करेगी एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, और दूसरी एनर्जी कौन सी रहेगी यहां पर अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम लोगों को देखना है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। देखो डी में जो रिपल्शन है वो ज्यादा है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, और अगर रिपल्शन ज्यादा है तो इससे क्या बढ़ने लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जो आपके पास एक्सचेंज, अब पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण ना स्टेबिलिटी वो कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हाई होगी तो स्टेबिलिटी कम होने लग जाती है, सीधी सी बात है। अब जो एक्सचेंज एनर्जी थी, या तो फिर आप एक्सचेंज एनर्जी से अपनी इस पोटेंशियल एनर्जी को कंपनसेट करो, और एक्सचेंज एनर्जी ये कोई D5 वाली नहीं है, ये कौन सी थी अपने पास? D6, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपके पास जो रिपल्शंस हैं डी में, उस डी की रिपल्शंस के कारण इस डी की जो एनर्जी है ना कम होने लग गई, और किसकी एनर्जी बढ़ने लग गई? आपके पास 4s। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सिस्टम की जो ओवरऑल एनर्जी है उसको बैलेंस करना है ना। तो उसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एस अपना एक इलेक्ट्रॉन किसमें भेज देता है? वापस डी में, ठीक है, क्योंकि 4s हाई एनर्जी पे आ गया और 3d की एनर्जी कम होने लगी। तो अब सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी को अगर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? 4s को अपना इलेक्ट्रॉन किसमें भेजना पड़ेगा? डी में, ठीक है। जैसे वो डी में जाएगा 4s आपकी पूरी खाली हो गई, क्योंकि अगर बाहर वाले पे पुल नहीं लगेगा तो अपने पास ये ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। आपके पास जो आयरन था, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर आयरन पॉजिटिव की, Fe पॉजिटिव आयन यहाँ पर बना करके देखा था। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी वैसे क्या चाहिए थी आपके पास? 4s 1 3d 6, लेकिन होती क्या है अपने पास? 4s 0 3d 7। क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके एस में से कहां चला जाएगा? डी में चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो S2 में से, तो उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इससे जो 4s है, इसकी 4s की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है, और 4s की एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है? उसकी एनर्जी नियरली सेम हो जाती थी 3d के। तो इसको एनर्जी को दोबारा से बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन एस का था वो वापस किस में चला जाता था? अपने पास डी में। तो इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती थी अपने पास? D7। अब देखो जितना भी अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ करके आए हैं, कल मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्बिटल की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। N+L रूल नहीं लगाना है। N+L रूल किस लिए होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में जब आप फिल करते हो तो उसके लिए N+L रूल बनाए। बाकी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक्चुअल प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कैसे डिटरमाइन होती है, ये सारे फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं, ऊपर से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कितनी है। देखो रिपल्शन अगर हाई होगी तो रिपल्शन हाई होने से क्या होता है? जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, मतलब ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, अगर रिपल्शन आपके पास हाई है। फिर उसके साथ अगर मैं बोलूं शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, अगर शील्डिंग इफेक्ट आपके पास रोल प्ले कर रहा है तो शील्डिंग भी दो तरीके की है, इफेक्टिव शील्डिंग भी होती है और पुअर शील्डिंग भी। अगर शील्डिंग इफेक्टिव है तो शील्डिंग इफेक्ट होने से क्या होता है? जो न्यूक्लियर पुल है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो आपके पास अच्छे से नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, जो डी वाले इलेक्ट्रॉन से, उन्होंने क्या कर रखा होगा? एस वालों को शील्ड कर रखा होगा, तो बहुत कम न्यूक्लियर पुल पहुंच पाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। इससे क्या होती है? इससे उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अपने पास बढ़ने लगती है। न्यूक्लियर पुल जितना कम लगेगा इलेक्ट्रॉन पे उतनी अच्छी बात है, उससे उस इलेक्ट्रॉन की या उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की जो वैल्यू है एनर्जी की वो बढ़ती है कम न्यूक्लियर पुल लगने से। और अगर न्यूक्लियर पुल ज्यादा लगेगा तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा लगने से जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, और ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन भी रखा हुआ है, तो फिर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी आपके पास क्या कर जाती है? डिक्रीज। तो इसके पीछे रीजन क्या होती थी? पुअर शील्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एनर्जी का, वो रीऑर्गेनाइजेशन की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Ze²/4πε0 इंटू R, ठीक है। यहां पे R क्या बता रहा है? ये R अपने पास क्या है? ये R है आपके पास डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस। किसकी एवरेज डिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन की। कहां से? न्यूक्लियस से, ठीक है। आप सीधा बोल दो जो ऑर्बिटल की डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस होती है ये। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होती है? अपने पास नेगेटिव होती है। अगर अपने पास R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि अगर आपकी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो ऑर्बिटल इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने बोला R की वैल्यू बढ़ गई, अगर R की वैल्यू बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, डिक्रीज होएगा ये। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R की वैल्यू बढ़ाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करने लग गई? आपके पास डिक्रीज करने लग गई। पर ध्यान रहे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज कर रही है बट नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है पोटेंशियल एनर्जी की, नेगेटिव।
और अगर नंबर नेगेटिव में कम है, अगर नंबर नेगेटिव में छोटा है, तो इसका मतलब है ओवरऑल नंबर कैसा है अपने पास, वो बड़ा नंबर है। नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है असलियत में उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती थी, अगर आपके पास आर की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू कम होने का मतलब है कि ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास में है, ठीक है। आर की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा, आर की वैल्यू कम होने से क्या होगा भाई, अपने पास जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास वाली होगी। अगर वो न्यूक्लियस के पास वाली है तो आर की वैल्यू कम करने पर, आप आर की वैल्यू कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है आपके पास, नेगेटिव, तो वो नंबर नेगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। वो नंबर कैसे बढ़ रहा है आपके पास, नेगेटिव में। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर आपके पास वैल्यू -4 आ रही है, तो यहां पर वैल्यू कैसी आ रही होगी, -5, ठीक है। अब -4 और -5 है भाई, अपने पास ये दो नंबर है, -4 और -5 में कौन सा नंबर बड़ा है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए -4 आपके पास बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, मेरे पास ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है अपने पास, लेस है। हम लोग कौन सी ऑर्बिटल्स कंपेयर कर रहे थे, हम लोग कल कंपेयर कर रहे थे 4s को और 3d को। तो अगर 4s और 3d की बात करी जाएगी तो 4s और 3d में से कौन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, 4s ज्यादा दूर है, 3d ज्यादा दूर है, 4s। तो इसका मतलब है ये वैल्यू हो गई किसके लिए, 4s, और ये वैल्यू किसकी हो गई, अपनी 3d की। तो इसीलिए जो आपका एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना यहां पर, और ये क्या रहता था 3d6, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में बचा हुआ है, 4s में। 4s आपकी न्यूक्लियस से दूर है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ रही है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। नेगेटिव में नंबर छोटा होगा तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इससे जो पोटेंशियल एनर्जी है ओवरऑल वो कैसी है आपके पास, यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, लेस है। तो 3d के पास अगर रहेगा ना इलेक्ट्रॉन 3d पे, तो भाई फिर ज्यादा फायदेमंद है। 3d पे रहेगा तो वो ओवरऑल एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज। इसी को कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन यहां पर ना रह करके कहां पे चला जाता है, डी में। और इसीलिए आपके पास Fe पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, Fe पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होनी 4s1 3d6 चाहिए, बट होती क्या है 4s0 3d7। इसको अपने पास बोला जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि 4s की जो एनर्जी थी वो बढ़ने लग गई थी, ठीक है। 4s की एनर्जी बढ़ने लग गई थी और 3d की एनर्जी कम होने लग गई थी, बिकॉज 3d में रिपल्शन आई है। तो इसीलिए एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस डी को भेज दिया, ताकि वापस से एनर्जी को रीऑर्गेनाइज करके सिस्टम को स्टेबल किया जा सके। तो ये होता है आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी में जो ट्रेंड है आपके पास, वो एक जैसा नहीं रहता, बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर अचानक से बढ़ जा रहा है। तो एक आंसर नहीं दे सकते हम लोग वहां पर, ठीक है। देखो ये आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको आप ऐसे हल्के में मत लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें अगर आपके पास कहीं पे एक्सेप्शनल रूल कोई आता है तो वो नॉर्मली समझ आएगा भी नहीं एक बार पढ़ने में, ठीक है। आपको ज्यादा बार पढ़नी पड़ेगी। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि छोड़ देंगे। तो थोड़ा इस पे ज्यादा एफर्ट लगाओ, थोड़ा ज्यादा मेहनत करो तो आपको समझ आएगा, पर आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, बिना एफर्ट मारे थोड़ी होगा। ऐसी तो कई चीजें होती है लाइफ में जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, जैसे अब जो हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों की लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर कॉम्प्लिकेशन है कहीं पर तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ अटेंशन ही तो दे सकते हो ना उस चीज को, तो आप अटेंशन दो ना, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो, जिनकी होगी, कॉम्प्लिकेटेड है पर देंगे तो समझ आ जाएगी, ये वैसे ही है, ठीक है। तो कुछ चीजें अटेंशन मांगती हैं, अगर आप अटेंशन दोगे, एफर्ट लगाओगे तो आ जाएगा समझ में, और छोड़ के भाग जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए देखो, जो बच्चे कल नहीं आए थे, मैं पहले ही बता देता हूं, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था यहां से शुरू से, ये कल वाली क्लास है जहां से स्टार्ट हुआ था, अब ये पूरा पोर्शन है, ठीक है। अब आपको यहां से समराइज करके ले जाना पड़ेगा आखिरी तक, यहां से, तब जाके आपको समझ आएगी वो चीज। अगर मैं लाइन पढ़ के सोचूंगा, मैं सोचू कि यार मेरे को कोई ऐसे रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड बता दे और मैं समझ जाऊं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब वो रीऑर्गेनाइजेशन तो उन्होंने लिख के छोड़ दिया, बट उसको समझाने के लिए सब करना पड़ता है, तो एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट लगाए थोड़ी चीजें समझ आएंगी। आप सोच रहे हो कि मैं वर्ड पढ़ के चले जाऊं, डेफिनेशन पढ़ के, नहीं होता ऐसे, पढ़ना ही पड़ता है ये। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का जो अपने पास ट्रेंड रहता है, ये आप यहाँ पे ग्राफ को देखो। अब अभी सिर्फ फर्स्ट सीरीज वाले देखना, अभी सेकंड और थर्ड सीरीज को छोड़ दो, पहले फर्स्ट सीरीज समझो, आपको बाकी भी समझ आ जाएंगे। फर्स्ट सीरीज में टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज होते हैं, ठीक है।
जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ता हूं तो मुझे बताओ पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर एटॉमिक जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? इंक्रीज होनी चाहिए थी। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है, सही चीज है यहां पर। लेकिन जो ये टाइटेनियम है इसके बाद क्या हुआ, वैनेडियम की उससे कम हो गई। फिर वैनेडियम के बाद जो क्रोमियम की है लगभग बराबर आ रही है। लेकिन क्रोमियम से जरा आप मैंगनीज पे नजर मारो, ये क्रोमियम और मैंगनीज में ना अच्छा खासा डिफरेंस है। क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ जब गए तो जंप बहुत ही हाई है। और ये कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है? ये फर्स्ट आयनाइजेशन है। फर्स्ट का मतलब है मैं बस अभी एक ही इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अगर आपको इसका रीजन जानना है तो आपको आना पड़ेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। देखो मैंगनीज की आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी मैंगनीज की। सबसे पहले मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। मैंगनीज की अपने पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन रहती थी आर्गन 4s2 3d5। यह है आपके पास मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन। भाई अभी जो मैंगनीज है ना, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करोगे, आप ध्यान रहे यहां पर कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन वाला रूल नहीं लगाएगा। हर एक चीज का जो सबसे पहला आंसर होता है वो होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चीज एक्सेप्शनल मिल जाती है तो मैं बाकी फैक्टर्स को बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आंसर दूंगा। इसकी 3D जो है वो हाफ फील्ड है। 4s में 2 आ सकते थे, 2 ही हैं। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास? हाफ फील्ड। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास? ये हाफ फील्ड। अभी जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये पता है क्या है? ये रेजिस्ट करेगी। किस चीज को रेजिस्ट करेगी? यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाने को। क्योंकि अगर सोचो, अगर आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर कौन सा आयन बनेगा? Mn पॉजिटिव। तो Mn पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 4s1 3d5, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है तो पहले किससे बाहर जाएगा? आपके पास 4s से बाहर जाएगा। है तो अभी भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इससे पहले इसकी जो 4s है वो पूरी भरी हुई थी। हुआ क्या, जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो फिर से ऑर्गेनाइजेशन जो एनर्जी की अभी हम लोगों ने बात करी थी, वो एनर्जी की प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें। क्यों आ जाएगी एनर्जी की प्रॉब्लम? क्योंकि 4s में एक इलेक्ट्रॉन छूटा है, वो न्यूक्लियस से दूर भी है, तो इसके कारण जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी बढ़ने लगेगी? 4s की। तो अब फिर से क्या होगा, ये फिर से सोचेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके कहां भेज दूं? आगे डी की तरफ भेज दूं रीऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए। लेकिन इससे बढ़िया था कि अपना इलेक्ट्रॉन देता ही ना। अगर इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसीलिए क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है। किस चीज को रेजिस्ट करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने को। तो जब आप मैंगनीज को पहली आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn पॉजिटिव में, और यहां से क्या बाहर निकल करके आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? बहुत हाई है। क्रोमियम के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा हाई है, तो वो इसीलिए है। चलो अब यहां पर आ जाते हैं। देखो आपके पास दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं। अब आप ये ग्राफ देखो, यहां पर ही जो पिंक लाइन आपको दिख रही है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसके नीचे है पिंक वाली के, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको देखना। लास्ट में जो आपको जंप देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा? कॉपर से लेकर के जिंक में, ठीक है। मैंगनीज के बाद अभी आयरन की भी बढ़ रही है, अभी उसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद कॉपर और जिंक में तो एक्सट्रीमली हाई हो गई, ठीक है। तो जिंक की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इतना हाई क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? तो यहां पर भी बात कर लेते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक। अगर आप जिंक के कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दोगे तो हमारे पास जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? इसकी आर्गन 4s2 3d10। भाई इससे ऊपर तो एकोमोडेट हो भी नहीं सकता है यहां पर, ठीक है। एस में 2 ही आ सकते हैं, 2 है, डी में 10 आ सकते हैं, 10 है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख के बैठा हुआ है, ठीक है। ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा। सबसे ज्यादा मुश्किल होगी आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में। अगर आपने एक भी इलेक्ट्रॉन निकाला, ये अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। कोई भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं खोना चाहता है, चाहे वो आपके पास ये एटम ही क्यों ना हो। तो अगर आप जिंक से जिंक पॉजिटिव बना लेते हो, अगर आपने बना लिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 4s1 3d10। यही तो आएगी 4s1 3d10। तो ऊपर वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास, वो डी को अगर आप देखोगे तो उसकी डी पूरी भर चुकी है। ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपके डी लेवल्स पूरे भर चुके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में है। तो इसीलिए जिंक रेजिस्ट करेगा। क्यों रेजिस्ट करेगा? ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं खोना चाहता है। अगर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी तो स्टेबिलिटी भी चली जाएगी, ठीक है। इसलिए जिंक की जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो कॉपर के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो सिर्फ जो डिफरेंस है वो वहीं पर है जहां पे आपके पास कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बन रही होगी। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं आयरन के बारे में कि Fe पॉजिटिव है। वैसे आयरन के बारे में एक खास चीज जो आप लोगों ने शायद ध्यान ना दी हो, वैसे तो कुछ भी ध्यान नहीं देते हो आप लोगों ने आज तक, जो आयरन है इसके कौन कौन से आयन पढ़े हैं?
2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव तो पढ़ा होगा, किसी ने आज तक पढ़ा है कि Fe पॉजिटिव भी होता है? ये कभी पढ़ा ही नहीं आपने, Fe पॉजिटिव भी होता है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में अगर इसको पढ़ाएंगे तो उसके पीछे वो पूरा रीजन वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल आयन है Fe पॉजिटिव वाला, तो उसके पीछे आपको रीजन क्या बताया जाता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। Fe+2 और Fe+3 में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर प्रॉपरली चीजें जैसी काम करती थी वैसे काम करती है, इसलिए आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि समझना आसान है यहां पर। चलो जिंक में अगर आगे देखते हैं, अगर आपने जिंक को पहली आयनाइजेशन एनर्जी दी तो जिंक किसमें कन्वर्ट होगा आपके पास? Zn पॉजिटिव में, बाकी अपना ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। एक काम करते हैं, इसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी देते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देने पर ये क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। देखो Zn पॉजिटिव की कंफिगरेशन ऊपर लिखी हुई है, अब मैं यहां पर जो कंफिगरेशन लिखने जा रहा हूं वो किसकी रहेगी? Zn2 पॉजिटिव की। क्या कंफिगरेशन आएगी? 4s0 3d10, यही आएगी अपने पास 4s0 3d10, क्योंकि अब जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो किसमें से गया होगा? 4s में से ही जाएगा पहले। अब आते हैं इसके बाद इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पे। देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देने पर Zn2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? Zn3 पॉजिटिव में। तो Zn3 पॉजिटिव की कंफिगरेशन क्या बनेगी आपके पास? आर्गन 4s0 3d9। आप ये दोनों कंफिगरेशंस को देखो और मेरे को बताओ कि इन दोनों में से कौन सी कंफिगरेशन आपके पास ज्यादा स्टेबल है, D10 वाली या D9 वाली? ये D10 वाली कंफिगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो अब ना फिर से एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अब फिर से आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को अगर मैं थर्ड से कंपेयर करूं तो अब मेरे को बताना कि जिंक के लिए थर्ड वाली ज्यादा होगी या सेकंड वाली ज्यादा होगी? थर्ड। अब रेजिस्ट करेगा ना, नहीं जाने देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, फिर से किस में आ गया? स्टेबिलिटी में आ गया। डी में 10 आ सकते हैं, 10 ही है। एस को तो खाली कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एस खाली हो गई तो अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला फैक्टर भी हट गया। यही तो आपकी एनर्जी को बिगाड़ रहा था, अगर ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रहा है तो इसने वो हटा ही दिया पूरा। अब ये सिर्फ D10 है, डी में 10 आ सकते हैं, 10 रखे हुए, सारे पेयर हो रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमम वैल्यू पर है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ है। तो ये जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसके बाद लगेगी वो इसको ऐसा कर देगी, D9 कर देगी। तो D9 में कोई भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये नहीं जाना चाहेगा इधर। इसका मतलब है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा निकल करके आएगी मेरे पास? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और ये किसके लिए है? फॉर जिंक। तो इसीलिए जिंक की तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, और काफी ज्यादा होती है, क्योंकि फिर से आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ले जा रहे हो। यह है आपके पास यहां पर रीजन इसका। ये जो आपके पास वेनेडियम और क्रोमियम है ना, वेनेडियम और क्रोमियम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेनेडियम के बाद जो क्रोमियम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ क्यों नहीं रही है? ऑलमोस्ट सेम आ रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही है, बिल्कुल फ्लैट है अपने पास ये देखने में, ठीक है। इसके पास अगर मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊं, देखो 648 है और इसकी कितनी है अपने पास? 653। ये डिफरेंस है भी नहीं, ठीक है। डिफरेंस कम से कम 15 से 20% का होता है, ये डिफरेंस भी नहीं है, 1-2% का डिफरेंस है ये। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रखी है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, और ये पहली है, दूसरी तीसरी भी नहीं। अब देखो इसके पीछे क्या रीजन है आपके पास, ऐसा क्यों होता है? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सारे रीजन मिल जाएंगे। क्रोमियम के अपने पास वैसे भी एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? आर्गन 4s1 3d5। अब इसको पता है कि मेरे पास ये जो 4s है ये मामला खराब कर रहा है, क्योंकि मेरी d तो हाफ फील्ड है, ठीक है। अब 4s को अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो d में अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है, शील्डिंग इफेक्ट भी है, और s को एक इलेक्ट्रॉन जा रखा है, तो इसके कारण क्या हो गई है? जो एनर्जी है ना 4s की और जो एनर्जी है 3d की, वो कैसी हो रखी है? ऑलमोस्ट सिमिलर हो रखी है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो रखी है। या मैं कहूं जो d है ये 3d की एनर्जी थोड़ा सा कम भी होने लगेगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पेयर भी हो रखे हैं और वो अंदर की तरफ है, वो पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर। अगर क्रोमियम खुद को क्रोमियम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले तो बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 4s0 3d5। अब इसकी 4s पूरी खाली हो गई, अब इसकी 4s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है इसने। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टोटल 10, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास? 5, तो हाफ फील्ड है। तो ये कहेगा कि भाई जितना जल्दी हो सके मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, अच्छी बात है। तो क्रोमियम को पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो मिलेगी उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमियम पॉजिटिव में। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ जाएगा? 4s0 3d5, विच इज द मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू s1 एंड d5, ठीक है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है इस ऊपर वाले के कंपैरिजन में, इसीलिए वैल्यू बढ़नी तो चाहिए थी बट बढ़ी नहीं। मतलब ये खुद से ही इच्छुक है कि मेरा इलेक्ट्रॉन आप ले जा सकते हो, इसलिए आपको कम मेहनत करवाएगा, और कम मेहनत करवाएगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। आई बात समझ में?
इसलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है क्रोमियम की वो कैसी होती है अपने पास, एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। यहां पे भी देख लेते हैं कि अगर अपने पास कहां पर कोई भी एक्सेप्शन जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप इस पे ध्यान दोगे, जो यहां पर मेरे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है, यहां पर आप आयरन की देखना, आयरन की है 2962 और इसके कंपैरिजन में यहां पर मैंगनीज देखो, इसकी कितनी आ रही है 3260। ऑब्वियसली बात है कि आयरन और मैंगनीज में किसका साइज बड़ा है, मैंगनीज का साइज बड़ा है। अगर मैंगनीज का साइज बड़ा है, आयरन का छोटा है, तो मैंगनीज का साइज बड़ा होने के कारण एनर्जी किसको कम लगनी चाहिए थी, मैंगनीज को, ठीक है, और आयरन को ज्यादा लगनी चाहिए थी, तीसरी वाली। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर मैंगनीज का साइज भी बड़ा है और इसको एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, और ये डिफरेंस अच्छा खासा है। 2962 से कितना हो रहा है अपने पास यहां पर इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 3260। तो अगर अब आपको आंसर देना तो भाई क्या कर सकते हो, बताओ कैसे दोगे आप इसका आंसर, कैसे हुआ होगा ये, कैसे पहुंचोगे आप यहां तक। ऐसा सोचो आप ये क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं गए हो, आप एग्जाम में बैठे हो और पहली बार आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, क्या करते हैं वहां पे बताओ, छोड़ देते पहला ऑप्शन, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते, बिल्कुल मैंगनीज से शुरू करते हैं। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है देखो, आर्गन 4s1 3d5, ठीक है, और अपने पास जो आयरन है, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2 3d6, और बाकी ये था 4s2 3d5 और आयरन हो गया अपने पास 4s2 3d6। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देनी है ना, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव चेक करना है। अगर आप Mn2 पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या रही होगी बताओ, आर्गन 4s0 3d5, और Mn2 पॉजिटिव को आप तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी देकर के कहां तक ले जाना चाहते हो, Mn3 पॉजिटिव तक। अगर आप Mn3 पॉजिटिव तक चले गए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी 4s0 3d4। खुद ही देख के मेरे को बता दो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, कि ये एक है 3d5 और उसके आगे क्या है 3d4। तो ऑब्वियसली बात है d5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्यों चाहेगा कि मैं d5 से d4 में आ जाऊं, कोई भी मतलब नहीं बनता है d5 से d4 में आने का। इसलिए इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आपसे जो एनर्जी के तौर पे मेहनत करवाएगा वो सबसे ज्यादा निकल करके आएगी। ये भी अपनी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मिलने वाली स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता है। कौन सा आयन नहीं लूज करना चाहता है, Mn2 पॉजिटिव वाला, इसीलिए यहां पर वैल्यू इसकी अचानक से बढ़ गई। देखो अगला आयरन के लिए देखो, अगर आपके पास आयरन होता तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6। अगर आप आयरन 2 पॉजिटिव को देखोगे तो आयरन 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 4s0 3d6, यही आएगी। इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। अब Fe2 पॉजिटिव को आप किस में लेकर के आओगे, यहां से Fe3 पॉजिटिव में। जब आप Fe3 पॉजिटिव की तरफ लेकर के आओगे तो Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखो कितनी हो जाएगी, आर्गन और 4s0 3d5। एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का भला हो रहा है। ये जो मैंगनीज था, मैंगनीज को नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि वो d5 से किसकी तरफ जा रहा है, d4 की तरफ, इसलिए इसने अपनी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी रखी, हाई रखी। तो मैंगनीज के लिए जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आई वो ज्यादा आ रही है, क्योंकि वो d5 से d4 हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ किसका फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ फायदा हो रहा है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव आने में। ये पहले d6 था, ये कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन इसको पता है अगर मैं +2 से +3 में आ जाऊं तो मेरा फायदा है, क्योंकि यहां पर अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपके पास हाफ फिट, तो भाई यहां आएगा ना फिर d5 में। और अब जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, कम रखेगा, कम मेहनत करवाएगा आपसे, क्योंकि ये खुद ही इच्छुक है +3 में आने के लिए। तो इसीलिए Fe की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है ये लेस होती है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, किसके लिए, आपके पास मैंगनीज के लिए। आई बात यहां पर समझ में, रीजन आपके सामने, सारा का सारा रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी है, आपके सारे आंसर्स आते चले जाएंगे। तो जहां ट्रेंड ब्रेक होगा वहां पर क्वेश्चन है, या जहां एक्सेप्शन है वहां क्वेश्चन है। आयनाइजेशन इंथैल्पी में जो फर्स्ट का ट्रेंड है वही सेकंड का भी होता है, वही थर्ड का भी होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा या कम हो जाएगी। तो अगर पहले वाली के लिए आपने एक्सपेक्ट किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी,
तो सेकंड वाली भी बढ़नी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, और थर्ड भी बढ़नी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, पर थर्ड में प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। सेकंड में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सेकंड में वैल्यू देखो ये 1510 है और ये 1560 है, मैंगनीज की 1510, आयरन की 1560, तो ठीक तो है, बढ़ी तो रही है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो देखो हम लोग ये सेकंड की बात कर रहे थे, सेकंड में ऐसा कोई ट्रेंड ब्रेक नहीं हो रहा, तो वहां क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, जबरदस्ती नहीं लिख के आएंगे आप। ये नहीं कि आपसे पूछा 3 के लिए आप 2 के लिए भी लिखने लग गए अपनी मर्जी से। अगर थर्ड के लिए उन्होंने पूछा है तो आप थर्ड के लिए लिखोगे, क्योंकि ये ट्रेंड भी थर्ड में ही ब्रेक हो रहा था। ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, ये आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब तक आपको पता ना हो किसी चीज के बारे में तो वहां पे लिखना मत। आप यहाँ पे सेकंड में भी देख सकते हो, थर्ड में भी देख सकते हो, जहां ट्रेंड ब्रेक हो रहा वहां पे आपका क्वेश्चन बनेगा सिर्फ, बाकी जगह नहीं। बाकी आपके पास सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, जो डी ब्लॉक के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। ये यट्रियम वाले हैं और बाकी मेरे पास आगे लैंथेनम वाले हैं। देखो यहां पर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, कौन सी दे रखी है इनकी? ये पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट वाली। इसमें भी अपने पास क्या हुआ, 616, 674, पहले बढ़ी फिर कम हुई, फिर बढ़ रही है, फिर उसके बाद बढ़ गई, और फिर उसके बाद देखो कम हो गई। यहां पर कहां पर कम हो गई? इसमें सिल्वर में, और अचानक से 720 से वैल्यू 804 पहुंच गई। तो अपने पास फिर से एक एक्सेप्शन कोई निकल करके आ रही है। और अगर आप ग्राफ को आपने नोटिस किया होगा अभी थोड़ी देर पहले, तो ग्राफ में भी आप देख सकते हो, ये जो पैलेडियम है ना, ये पैलेडियम की अचानक से बढ़ गई। अब ये क्यों हुआ होगा? यहां पर ये पैलेडियम की अचानक से बढ़ करके क्यों निकल करके आ रही है? पैलेडियम से पहले देखो आपके पास कौन पड़ रहा है? यहां पर ये रुहेनियम है ये, और उसके बाद ये पैलेडियम है। क्या आप लोगों को याद है पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करती थी? पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास निकल करके आएगी क्रिप्टन 5s0 3d10 4d10। अब अगर आप पैलेडियम को देखोगे तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल 10। अब आप ऐसा थोड़ी कहोगे मैं एस में से इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा, एस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और इसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने किसी आयन की नहीं लिखी है, ये इसके ग्राउंड स्टेट की लिखी है। तो जहां आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये D10 से किस में आ जाएगा? D9 में। इसलिए ये एक्सेप्शनली हाई वैल्यू शो कर रहा है। किसकी हाई वैल्यू शो कर रहा है? अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी की, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। बाकी पहली सीरीज में जिंक की सबसे हाई होती थी, सेकंड सीरीज में सबसे हाई किसकी है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कैडमियम की। उसके पीछे रीजन क्या है? जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। कौन सी है तीनों की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी? अगर आप जिंक की बात करोगे तो देखो जिंक के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? आर्गन 4s2 3d10। जिंक के बाद मेरे पास आएगा कैडमियम, कैडमियम की बनेगी क्रिप्टन 5s2 3d10, और लास्ट में कौन आ जाएगा अपने पास? मरकरी 4d10। मरकरी की अगर बात करेंगे तो मरकरी की क्या आएगी? जेनॉन 6s2 5d10। इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सिमिलर है। तो अगर आपको पहली सीरीज के लिए आंसर याद है तो सेकंड सीरीज के कैडमियम और मरकरी के लिए भी वही रीजन रहेगा जो अभी आपने थोड़ी देर पहले Zn+2 के लिए पढ़ा था। तो कैडमियम +2 और मरकरी +2 का भी रीजन वही है, एग्जैक्टली सेम रीजन है। लेकिन पैलेडियम जो होता है ना, पैलेडियम एक ऐसी चीज होती है जो कि यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो निकल और प्लैटिनम के साथ पड़ता है। पैलेडियम, निकल आता है, फिर उसके बाद पैलेडियम आता है, फिर प्लैटिनम आता है उसी ग्रुप में। निकल में कोई एक्सेप्शन नहीं थी, बट पैलेडियम में है। क्यों है पैलेडियम में एक्सेप्शन? उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ये है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जीज, जो कि सेकंड और थर्ड सीरीज की हम लोग को एक साथ पढ़ाई जाती है। और जैसा मैंने आपको बोला, फर्स्ट सीरीज की अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप सेकंड और थर्ड सीरीज का भी आंसर कर लोगे। सेकंड सीरीज के लिए बस पैलेडियम का एक अपने पास याद रखना, पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन में ही एक एक्सेप्शन है, इसलिए वहां पर उसकी एनर्जी एक्सेप्शनली हाई है। बाकी जो रीजन Zn+2 का है वही Cd+2 और वही Hg+2 का भी है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देख लो, ये कैडमियम की भी सबसे हाई है यहाँ पर, और वैसे ये जो मरकरी है इसकी सबसे हाई हो रखी है थर्ड सीरीज में, और जो ट्रेंड है वो पहले जैसा ही है, सेम चीज। तो इसलिए जो ग्राफ होता है, आप कोशिश क्या करो कि आप ग्राफ के थ्रू, जब आप ग्राफ के थ्रू सारी चीजें एनालाइज करोगे तो आपके ज्यादातर आंसर यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो उन्होंने लिखवानी नहीं है, उन्होंने तो आपसे ट्रेंड पूछने, तो ट्रेंड जो है वो ग्राफ ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो खत्म होता है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक इसमें करेंगे वो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। और फिर उसके बाद आपके पास बारी आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और उसके साथ साथ रिएक्टिविटी। अगर आपको ध्यान हो तो कॉपर का जो अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हुआ करता था, अब आपको उसका रीजन पता चलेगा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। उससे पहले यहाँ पर जितने आज आपको चीजें बताई गई है आयोनाइजेशन इंथैल्पी में, वो सारी कर लेना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो है यही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा काम आने वाली है ऑक्सीडेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जितना हो सके उतना ध्यान दो आप लोग।